Hello everyone, welcome to Rutap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our संकल्प सीरीज जहाँ पर हम आज लेक्चर नंबर 24 के अंदर जहाँ पर हम AFM की बात कर रहे हैं फॉर नवंबर 2025. द टॉपिक इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल. अच्छा, बजट की ना बड़ी बात करते हैं हम. क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर बजट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हर साल उस बजट के अंदर बहुत से चेंजेस वगैरह भी आते रहते हैं. यू मस्ट हैव सीन दैट. सो विल बी टॉकिंग अबाउट बजट नॉट फ्रॉम दैट वो इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू टुडे. सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, अगर आप इस टॉपिक के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं नॉट ओनली दिस ईयर बट इन द लास्ट 5 अटेम्प्ट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर. डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है जहां से आपको मिल जाएगी इसकी पूरी डिटेल्स. व्हाट यू नीड टू डू इज वहां पर आपको ना उस पर्टिकुलर बुकलेट के अंदर वी हैव अ स्पेसिफिक बुकलेट जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ऑलमोस्ट आपको 1200 MCQs उसमें मिल रहे हैं और उसके साथ साथ दैट इज एब्सोल्युटली फ्री है और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी मिल रही है. जा क्या करना होगा, बस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, जल्दी से उस पर जाइए एंड you can definitely look forward towards this preparation further in a effective manner through this. आपको आइडिया हो जाएगा ना बेस पढ़ना कैसे है. चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बजट एंड बजटिंग. अच्छा, बजट की अगर हम बात करते हैं, बजट करता क्या है? ये एक फाइनेंशियल प्लान है जो सर्विंग एज एन एस्टिमेट ऑफ एंड अ कंट्रोल ओवर अ फ्यूचर ऑपरेशंस. बजट प्रेजेंट को नहीं देखता, बजट ना फ्यूचर की एंटिसिपेशन आज करके रखता है. इट कंटेन्स एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट. बेसिकली ना आप क्या करते हो, आप कहते हो कि इस साल कितना खर्चा हुआ. मैंने कहा 100 रुपए का. कहते मैम देखो मेरे को जितना लगता है हर बार हमारी 6-7% की तो इन्फ्लेशन आती है, मैं कसर आती है, तो चीज़ जो हम 100 रुपए की खरीद रहे हैं इट माइट गो अप टू 107 इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉस्ट. यही चीज़ होगी. तो हम ना एक तरह से क्या करते हैं, अपनी हर चीज़ की कॉस्टिंग को एस्टिमेट कर लेते हैं फ्यूचर के अकॉर्डिंग. तो इट कंटेन्स एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर कॉस्ट. इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्लान फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मटीरियल एंड अदर सोर्सेज. मैन, मटीरियल, मनी, मशीन, ये सब चीज़ बिजनेस में लगती है और हर चीज़ में लगता है मनी. जब मनी लगता है तो फिर ऑब्वियसली वी नीड टू नो कि हमारे पास क्या, कितना, कैसे लगना है. अगर मेरे को ये नहीं मालूम, सोचिए अगर हम एक कार भी लेने जाते हैं, सोचते हैं ना हमारा बजट कितना है, इस बजट के अकॉर्डिंग हमें गाड़ी खरीदनी है. बिजनेस को अपना पूरा साल निकालना है और वो भी एक अनसर्टन लेवल की इनकम पे, पता नहीं सेल होएगी नहीं होएगी. बिकॉज कोविड में एक टाइम आया था जब एकदम से पूरी मार्केट हिल गई थी. आज भी मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हिल जाती है. कुछ भी होता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमारी FMCG मार्केट हिलती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की मार्केट हिल जाती है. बचता कौन है अपने पास में? सबसे ज्यादा ग्रोसरीज और बेसिक चीजें लोग ने खरीदनी है. उसके अलावा जितनी भी आपकी मार्केट्स हैं वो ऊपर नीचे होती ही होती हैं. फेस्टिव सीजन में सब में भागते हैं सेल्स और एकदम से फिर ठप भी पड़ता है. इसका मतलब क्या होता है, ये अनसर्टेनिटी तो रहेगी लेकिन आपको ये तो पता हो कि जेब से लगना कितना है इस पूरे साल के अंदर और हमारी कमाई कितनी हो जाएगी, वो भी एक एंटिसिपेशन रखनी है. क्योंकि सोचिए अगर एक बेकरी है, बेकरी ने ये नहीं देखा कि उसकी ऑन एन एवरेज एक दिन में सेल कितनी होती है, वो ब्रेड्स बनाई गए, क्या होगा बाय द एंड ऑफ द डे इतनी सारी ब्रेड पड़ी होगी, वो 2 दिन अगले नहीं बिकी, वो ब्रेड स्टेल हो गई, यू हैव टू थ्रो इट अवे. ये एक प्रॉब्लम आ रही है. तो इसका मतलब बिजनेस को हमेशा एंटिसिपेट करना है, अपनी सेल्स भी और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं वो भी. ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है. लेकिन अब एक बात बताइए, उसको तो ब्रेड मेकिंग मशीन जो जो भी उनका स्पेसिफिक तरीका रहता है, इवन जो रॉ मटेरियल रहता है उसका भी सारा उनको सोच के चलना पड़ेगा ना. बिकॉज दे नीड OTGs, उनको प्रॉपर वो बड़े अवंस वगैरह चाहिए जिसमें वो ब्रेड्स बना रहे होंगे. तो इसका मतलब अपने लिए कितने सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. बिजनेसेस रैंडमली जस्ट बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, उनको अपने हर एक पैसे की वो रखनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है और एंटिसिपेट करके रखना पड़ता है. और याद रखिए एंटिसिपेशन जितनी एक्यूरेट होगी उस बिजनेस का उतना फायदा है. इट इज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू द बजट पीरियड. हम लोग पहले ही बना के रखते हैं. ऐसा नहीं कि साल शुरू हो गया अब बनाओ जी बजट ना. इस साल के शुरू होने से पहले बजट बनाओ ताकि आपको पता हो कि पैसे का चल क्या रहा है. बजट इसी कारण बहुत से टाइप्स में बेस्ड है. एक्चुअली ना ये ना स्पेशलाइज हो जाते हैं ना कि बिजनेस का आपको क्लैरिटी कैसे रहेगी कि काम चल रहा है तो कैसे चल रहा है. वो क्लैरिटी तभी आएगी जैसे आप डिफरेंट टाइप के बजट बनाओ. सेल्स का अलग बनेगा, प्रोडक्शन का अलग बनेगा, ओवरहेड का अलग बनेगा, कैश का अलग बनेगा. और कैश का सबसे एंड में बनता है. सारी दुनिया के खर्चे डालने के बाद एंड में बोलते हैं जी हैं कितने पैसे, अच्छा आएंगे कितने, अच्छा कितना बचेगा, ठीक है. ये वाली चीज भी वो एंड में करते हैं. बट ये इससे पहले सारी जगह पर कितना लगना है, कितना आना है, वो सब बनाते हैं. दिस इज वाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल
बजट्स, जो छोटे छोटे बजट्स बनाए जाते हैं ताकि उनको क्लैरिटी रहे उनकी वर्किंग को लेकर, वो ये बनते हैं। फिर उसके बाद ना बजट और भी तरह के बनते हैं। कोई बिजनेस कहता है जी हम तो बनाते हैं जी 20,000 यूनिट्स, बिकॉज देर आर बिजनेसेस जो लिमिटेड एडिशन के नाम पर अपने बैच ही छोटे रखते हैं कि ये इतना ही बनाना है, बिक गया बिक गया, जब ज़्यादा लग रहा होगा डिमांड बढ़ेगी पैसा बढ़ा देना, इसका डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ा देना, वो चीज़ वहाँ पर बना देते हैं। और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि चलती हैं फ्लेक्सिबल, कहते हैं हो सकता है डिमांड के हिसाब से हम 10,000 यूनिट्स बनाएं, हो सकता है इस बार हम 12 भी बनाएं, और हो सकता है हम 15 बनाएं। तो कहते हैं काम करो, बजट बना ही रहे हो ना तो तीनों लेवल्स पर क्या सिनेरियो होगा वो तीनों बनाकर दिखा दो। फिक्स कहता है नहीं, बस 12 मतलब 12, 10 मतलब 10, ये चीज़ होती है। देन the conditions on which they are based upon the budget, they are basically basic और current। क्या होता है, एक बेसिक होता है जो कहते हैं भी बेस है ये, इसी को देखकर सब चिपका दो, सब चीज इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लो। एक होता है करंट, कहते हैं आज का सिनेरियो क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाओ। फर्क है दोनों में थोड़ा सा। द पीरियड्स विच दे कवर, नॉर्मली जो आपका पीरियड होता है वो शॉर्ट या लॉन्ग हो सकता है। हो सकता है आप सिर्फ इस 3 महीने की बना रहे हो अगले, ये क्वार्टरली भी बनते होते हैं बजट्स, मंथली भी बनते हैं, मतलब एक्चुअली ना क्वार्टरली बनते हैं, या फिर आप बोलो 6 मंथली बना, या फिर आपका ईयरली बना। ये इतने ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के नॉर्मली सिर्फ प्रोजेक्ट्स को लेकर बन जाते हैं, ज़्यादा छोटे बनते हैं तो, कि ये प्रोजेक्ट जितनी देर का उतने का उसका बजट बना दिया, चाहे वो 15 दिन का ही प्रोजेक्ट क्यों ना, उसके लिए अलग से उसका बजट बन सकता है अगर वो प्रोजेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट और वाइटल है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उन पर भी उतर आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शनल बजट्स एवरीवन। फंक्शनल बजट्स अपने पास कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंडिविजुअल फंक्शन, कहते हैं सिर्फ सेल्स देखूंगा, नहीं सिर्फ परचेज देखूंगा, सिर्फ ये देखूंगा वो देखूंगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पर सीमित होना। एक होता है आपके पास में कंसोलिडेशन के प्रोसेसेस में वो करते हैं, ये सारे जो फंक्शनल बजट्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। सेल्स का बजट, आपका कॉस्ट का बजट, आपका प्रोडक्शन का बजट, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। सेल्स का बजट, प्रोडक्शन का बजट, क्योंकि सेल के बेस पर हमने प्रोडक्शन कितनी करनी है उसका बजट। एक आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्शन करनी है और आपके पास कोई मशीन नहीं है उसका भी आपको देखना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में हम ना परचेज एक्विजिशन का भी बजट बनाते हैं, मतलब हमने कितने और यूनिट्स खरीदने हैं उसका भी अलग से एक बजट बन सकता है। फिर हमारे पास में बजट बनता है हमारी, कई बार ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एडमिन एक्सपेंसेस का भी अलग से बजट बनाकर चल रही होती हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड में आकर अपना कैश का भी बजट बनाती है, जिसमें उनको पता होता है कि अपना एंड में कैश में ये बचा है। हर एक इंडिविजुअल फंक्शन के लिए अलग से खर्चा नोट होता है, और एंड में आकर वो बनाते हैं जी मास्टर बजट बनाओ, जिसमें सारे के सारे बजट्स को एक जगह रखा जाता है। तो सारे बजट्स का एक बजट, दैट इज योर मास्टर बजट। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज बजट्स इन डिटेल। जैसे यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास में की फंक्शनल बजट्स में सेल बजट। सेल बजट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी टोटल सेल्स कितनी कर रहा है उसको देखता है। प्रोडक्शन में वो प्रोडक्शन का पूरा फोरकास्ट करता है कि सेल इतनी होगी, मान लीजिए अगर 10,000 यूनिट्स की सेल होनी है, कि अच्छा ठीक है 2,000 तो अपने पास बना ही पड़ा है, तो इसका मतलब हमें 8 और बनाना है। देन कम्स प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट यानी आपके पास मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का कितना कितना ये कॉस्टिंग पड़ता है, उसका बजट आपका अलग बनेगा। देन कम्स सेल्स बजट। के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी सेल किस पर डिपेंड करेगी, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कितनी, आपके पास एक्सपेंशन के प्लान्स क्या है, नया कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, प्राइसिंग पॉलिसी कोई नहीं ला रहे हो, उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे सेल्स बजट हमारा उसका देखें, एप्पल का देखें, एप्पल का आईफोन 17 आ गया तो पता होता है ना कि कहाँ पर मार्केट में आप कितनी ऊपर जाएंगे, आपको उसका आइडिया होता है। देन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, मार्केट कॉम्पिटिशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी सेल हम उसके बेस पर इस बार कर पाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी यूएसए की मार्केट पूरे इंडिया के लिए इस टाइम पर ऑटोमेटिकली दबी पड़ी है, हम लोगों के लिए वो मार्केट में बहुत ज़्यादा टैरिफ्स होने के चलते दैट मार्केट इज समहाउ फॉर एवरी एक्सपोर्टर वो इस टाइम क्लोज्ड एक तरह से मार्केट है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट तो होती है ना उससे। देन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, लास्ट इज योर गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार भी क्या करती है, जैसे कई बार ना अभी रिसेंटली क्या था, नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने ना वहाँ पर उगने वाले जो स्पेसिफिक वो थे क्रॉप्स थी, उसका ना एक स्पेसिफिक
वो थी इनकी, आई थिंक इनकी कॉफ़ी है या एक स्पेसिफिक इनका यील्ड था, तो उन्होंने बोल दिया कि भैया ये तो हमारे कंट्री से बाहर जा नहीं रहा। अब वो नहीं जा रहा तो मतलब हमारे कंट्रीज में जो भी जहाँ से भी आप मान लीजिए ना, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ये तो रियलिस्टिक एग्जांपल था, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ लेट्स टेक एक कंट्री ए है, इससे ना एक प्रोड्यूस निकलता है, मान लीजिए ऑरेंजेस, ये पूरे वर्ल्ड में ये ऑरेंजेस एक्सपोर्ट करता है। अब अगर उस कंट्री में एकदम से बोल दिया कि ऑरेंजेस की हमारे खुद के कंट्री में कमी हो रही है, आप बाहर क्यों बेच रहे हो, तो हम इसका एक्सपोर्ट अभी के लिए बंद कर रहे हैं, तो ये फिर अपने ही कंट्री में बिकेगा और बाहर के कंट्रीज को चीज़ मिलेगी नहीं या बहुत महंगी मिलेगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को अफेक्ट कर देती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया, इंडिया भी कई बार ऐसा करता है कि जैसे कई बार जो दालें हो गई या कुछ कोई एक स्पेसिफिक चीज़ उनको लगता है कि हमारे कंट्री में खुद की इसकी कमी हो रही है और ये एक्सपोर्ट करी जा रहे हैं, रोक दो उसका एक्सपोर्ट, कंट्रीज करते हैं टू रेगुलेट देयर वर्किंग। देन एडिशनल बजट कैटेगरीज कौन सी हैं, कैश का बजट सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा सबसे एंड में बनता है, ये तो क्वार्टरली, मंथली, इवन वीकली बेसिस पे। पैसा है ना, आपको अपडेट नहीं होगा कि क्या चल रहा है पैसे का क्या नहीं चल रहा, तब तक तो सब खत्म हो जाएगा। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट, जहां पर हम कहते हैं प्लान्स फॉर फिक्स्ड एसेट एक्सपेंडिचर टू इनहैंस कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी। आप क्या करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको बजट बनाना पड़ेगा, जहां पर आप फिक्स्ड एसेट के एक्सपेंडिचर को देखोगे और इनहैंस करोगे अपनी कैपेसिटी को। देन कम्स द मास्टर बजट। मास्टर बजट होता है इन सारे बजट्स का पापा। ये बजट में क्या करते हैं, सारे बजट्स को इकट्ठा मिक्स करके बोलते हैं इतनी सेल्स, इतनी परचेजेस, इतना अपना प्रोडक्शन में लगेगा, कितना अपना एक्सपेंडिचर है, और ये अपना टोटल बनकर आ रहा है। तो ये सब बजट्स जब बनकर फाइनल हो जाते हैं ना, ये उन सब का यहाँ पर आता है, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड होता है। अच्छा, अब हमने और कैटेगरीज करी थी, तो उन कैटेगरीज के बारे में भी पढ़ते हैं। एक होता है फिक्स्ड बजट और एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। व्हाट डू वी डू इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट अपना वो बजट है जो कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग कहते हैं कि फिक्स्ड बजट में हमारा बोलते हैं कि ये इसका ना कोई लेवल चेंज नहीं होता विद द एक्टिविटी। अगर आपकी एक्टिविटी बढ़ रही है घट रही है तो फिक्स्ड बजट रिमेन्स द सेम। वो 10,000 है तो 10,000 पे ही आपको सब कुछ बनाना है। ये मानता है कि देखो चेंज होता है, पहले हम 10,000 पे बनाते हैं और एक 12 पे बनाते हैं। आप देखोगे फिक्स कॉस्ट तो सेम है, अगर मैंने रेंट पे करना है तो रेंट तो मेरा सेम चल रहा है, फर्क किस में आ रहा है, कहते हैं फर्क आ रहा है सिर्फ एक चीज में, हमारा फर्क आएगा इसके क्या कहते हैं, एक ही चीज के अंदर, वो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। रेंट तो रेंट ही जाना है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। 12,000 यूनिट्स बनाओगे, रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा और बहुत से और खर्चे साथ में ऐड होते जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, पानी का खर्चा, लेबर का खर्चा, सब बढ़ेगा। तो आपको दिखने लगेगा कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती है विद द ईयर्स। इट इज डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक आउटपुट लेवल और इसका चेंज होता है, ये नॉट एडजस्टेड ड्यूरिंग रिव्यूज। यू डोंट डू इट, उसको फिक्स तभी तो बोलते हैं, कहते हैं हाथ नहीं लगाना है इसको, कोई चेंज नहीं करना है इसके अंदर। जबकि दूसरे में हम मानते हैं कि देखिए चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं एंड देन यू अडेप्ट टू दैट एक्टिविटी लेवल। ये शॉर्टर टाइम पीरियड्स के लिए होते हैं और ये आपके फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर यहाँ पर ये उसको पूरा निकाल कर आपको निचोड़ दे देता है। तो दैट इज व्हाई आई वुड से कि ये वाला थोड़ा ज़्यादा आपका डेफिनेटली क्लियर आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा बैंक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्लैरिटी रहती है ना कि उसकी वर्किंग में उसने करना क्या है। एक्चुअली ना सही बताऊं तो यूटिलाइजेशन ऑफ दिस मेथड इज वे मोर देन द अदर मेथड। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना फिक्स की यूटिलाइजेशन डेफिनेटली कम है, और हमारा जो ये वेरिएबल है इसका फ्लेक्सिबल वाले की यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कभी कह ही नहीं सकती कि हमने इतना बनाया और इतना ही बना रहे होंगे, वो ज़्यादा भी तो बना रहे होंगे ना। जब वो ज़्यादा बना रहे होंगे तो ये तो गलत हो जाएगा कि आप सिर्फ एक टाइप की यूनिट्स बनाकर अब आपको उस मोमेंट पर अगर वो चीज़ वैसी नहीं हुई जैसे आपने सोचा था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल डेफिनेटली नीड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पर आप ना उसको क्या करोगे, आपको उसके अंदर वो चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, आपको उस मोमेंट पे बैठकर पूरा का पूरा दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ फस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो इसमें आपको एक और फर्क देखने को मिल जाता है। So this is about this specific method as well. So let's talk about the next one. अब हमारे पास ये मेथड भी हुआ फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल। एक होता है बेसिक वर्सेस करंट। बेसिक होता है लॉन्ग टर्म, ये तो बदलता ही नहीं ना, हम मानते हैं कि ये तो ऐसे का ऐसा ही रहता है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। फर्क किस में आता है, जो हमारा फर्क आता है वो आता है हमारा करंट में।
कहते हैं कि आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम बदलेंगे तो बेसिक वाला तो लॉन्ग टर्म यूज में होता है, कोई बदलाव नहीं, एज इट इज कॉपी पेस्ट स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही चलता है, और ये भी कभी भी करंट या ये करंट कंडीशंस को कंसिडर नहीं करता। ये इसका एक फैक्ट है, क्योंकि ये कहते हैं कि तो बेस है ना, ये चीज ऐसी ही चल रही है, तो वो बेस बनाते हैं इसके अंदर, तो ये सेम चलता है, जबकि बाकियों में आपको डेफिनेटली चेंज होते हुए दिखेंगे। ठीक है। देन कम्स आपका आ जाता है ये शॉर्टर पीरियड के लिए है, करंट कंडीशंस है और ज़्यादा यूजफुल और प्रैक्टिकल है। देन कम्स लॉन्ग टर्म बजट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। एक तो वो टाइम फ्रेम का उनका लंबा समय का होता है, और इसमें डिटेल लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, लेस प्रिसाइज डिटेल्स ऑफ वेरियस आइटम्स इंक्लूडेड, जो आपकी कुछ जगहों पर ना ये इसका डिटेलिंग खुद की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हाँ जो अंदर अंदर एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को हम नोट नहीं करते। देन इज आर पर्पस, फॉरकास्टिंग है, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है, फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर करना है तो हम बजट बनाते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट बनते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी बनते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज के टाइम पर हर ऑर्गेनाइजेशन बहुत वैल्यू मानने लग गया है इसकी। R&D का फायदा क्या है, कभी सोचा है? R&D करने के मेजर फायदे ये आ जाते हैं कि बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके रखते हैं, तो R&D के चलते उनके प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे जाते हैं कि बुरे जाते हैं उस पर बहुत डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, आईफोन जब आते हैं तो आईफोन के आने से पहले 3-4 महीने उन्हीं के एम्प्लॉयज उसको चेक करते रहते हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, हर चीज़ बतानी है आपको। उससे क्या होता है, वो प्रोडक्ट अच्छा बन के निकल करता है, और उसके अंदर के सारे बग्स पहले ही निकल जाते हैं, और वो हर एक हाईलाइट होकर उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो ये एक फर्क तभी आ पाता है ना, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले करते हैं। पहले होता था प्रोडक्ट मार्केट में उतारते थे लोग, उसका लोगों का रिएक्शन देते थे, फिर बोलते थे ये बिक गया, ये नहीं बिका, चलो साइड पर रखो प्रोडक्ट। अब क्या होता है, पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद करते हैं, देखते हैं मार्केट में अपना क्या चल रहा है, मार्केट की भी होगी, उस प्रोडक्ट की भी रिसर्च होगी, और फिर देखते हैं ये चाहिए मार्केट को, ये हम बनाएंगे और प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बारी आती है शॉर्ट टर्म बजट के फोकस की। इसका ड्यूरेशन कम समय का होता है, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, देन या अप टू 1 ईयर। फोकस क्या रहता है, छोटी छोटी चीजों पर देखना। लॉन्ग टर्म तो मोटी मोटी चीजों को ही बनाएगा ना, छोटे पे तो वो बेचारा कैसे ही पहुंचेगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म होता है वो छोटी छोटी चीजों को पिक करेगा और प्रिसिशन पर आएगा, बिकॉज वो इस पूरे साल के हर एक छोटे और मोटे हर तरह के खर्चे पर नजर रख सकता है। देन बजट का सक्सेस फ्रेमवर्क क्या होता है, मतलब आपका मास्टर बजट बनना चाहिए। देन फंक्शनल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, इन सबको इकट्ठा करके एक जगह पर रखना। कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग ब्लाइंडली फॉर बजटिंग, दे आर किलिंग द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर डूइंग नथिंग एल्स, क्योंकि हर कोई अपने बजट पे चलेगा, अपने बजट के पीछे पड़ा रहेगा और सब खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन इज फाइनेंशियल कंट्रोल फाउंडेशन, ये फाइनेंशियल कंट्रोल का फाउंडेशन है, बिकॉज यू रिमाइंड योर सेल्फ इतने रुपए ही खर्चने हैं, इससे ऊपर नहीं खर्चना, बस इतने ही खर्चने हैं। देन इफेक्टिव बजट प्रिपरेशन एंड मॉनिटरिंग इंश्योर्स सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। अगर आपका इफेक्टिव बजट प्रिपरेशन होगा तो आपकी मॉनिटरिंग से आपका ना फाइनेंशियल प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ये होता भी है क्योंकि अगर आप बजट प्रिपेयर करते हो, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो, ये करना है और मैंने ये नहीं करना है। देन कंसेप्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, इसका सिस्टम भी है ना, पूरा बजट बनाने की पूरी प्रोसेस आपको यहाँ देखने को मिलती है। बजट बनाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाना, उसकी पॉलिसीज बनाना, जो चाहिए कंटिन्यूअस कंपैरिजन करना, सोचा था क्या और बजट पे क्या था, बताओ मेरे को, बजट और एक्चुअल में फर्क कितना आ रहा है, सोचा था क्या और क्या हो गया, इसी के बाद तो अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे टर्म्स निकल कर आए, है ना। देन बजटरी कंट्रोल आपको प्रिपेयर करने को कहता है, फिर कहता है अप्रूवल भी लो बजट्स के, हर टॉप ऑफ डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करता है, फिर कंपेयर करना उस एक्चुअल को हमारी बजटेड फिगर से, हम एंटिसिपेशन में कितने सही रहे कितने गलत रहे, और इससे अपनी ना पॉकेट कंट्रोल हो जाती है, और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी आपको पता होता है हमें कैसे बढ़ानी है उस अपनी परफॉर्मेंस को, और काम करना कैसे है। कंसेप्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल में जो बजट है वो आपको इन्वॉल्व करता है फिक्सिंग ऑफ टारगेट, इससे टारगेट बनते हैं। इन द स्पेसिफिक टास्क द बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स collection of information regarding actual performance, its comparison with the targets and reporting these comparisons to the management for their action। यहाँ पर वो क्लियरली कहता है जो बजट जब बनता है तो उससे टारगेट फिक्स होता है, स्पेसिफिक टास्क बनते हैं, और बजटरी कंट्रोल हमारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करवाता है। बेसिकली कुछ नहीं है, बजट के कारण ना आपको मोटा मोटा सब चीज़ों का पता होता है, हमारे पास क्या क्या आने वाला है, कितने खर्चे आने वाले हैं, तो आपको मालूम होता है कि मैंने इसके लिए करना क्या है। तो बजटरी कंट्रोल ना एक
रिजिड सिस्टम बन भी नहीं सकता। वो बजट, अगर मान लीजिए मेरा वचन ही है शासन जैसे वर्ड्स अगर हम बजट में लगा दें, हमने बोल दिया 10,000 रुपये लगेंगे, वही लगेंगे, इन्फ्लेशन आ गई, क्या कर लेंगे हम? वो चीज़ वैसी ही चलनी है। तो ये अगर आप बजटरी कंट्रोल को रिजिड बना दोगे तो क्या होगा, उससे क्रिएटिविटी मर जाएगी, इनोवेशन मर जाएगी, और हमारी फ्रीडम ऑफ एक्शन भी वहाँ पर आप ना कंट्रोल कर जाओगे। सो दिस इज समथिंग, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके कई एडवांटेज हैं। सबसे पहला ये ना आपके प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड, है चीज़ कम लेकिन आपको पता है एक एक पाई कैसे खर्चनी है। देन कल्चर ऑफ प्रोएक्टिव थिंकिंग, चीज़ पहले ही सोच के रखी हुई है, आप हर तरह की मुसीबत के लिए तैयार हो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है और ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस चल रही है। तो बेसिकली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब खुद चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन नीचे वाले जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी बोल दिया इस पैसे का ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं खर्चने, वो भी कम खर्चेगा, फिर उसको भी पता होगा उस लिमिट पे खर्चना है, उसके लेवल पे नीचे वालों को भी सबको पता होगा। इससे ना हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबके दिमाग में डाल देते हैं खर्चा ऐसे चलेगा, तो वो खर्चे वैसे ही बढ़ते हैं, और इनकम के लिए भी टारगेट वैसे ही सेट होते हैं। बट कोई भी चीज़ इतनी अच्छी नहीं हो सकती ना, उसके लिमिटेशंस भी तो होते होंगे। सो व्हाट आर दोज लिमिटेशंस? लिमिटेशंस आ जाते हैं, एक तो कई बार ना हम कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल अचीवमेंट विद बजटेड में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार आपका जो आपने सोचा हुआ होता है और एक्चुअल में फ़र्क आ जाता है, और कई बार उससे ना आप ऐसे, चाहे रियलिस्टिक सिचुएशन बहुत अलग चल रही थी, हम बोल देते हैं कि देखो हमने सोचा तो इतना था, अब परफॉर्म नहीं कर रहे। अब आपको ये नहीं पता कि करंट सिचुएशन में शायद चीज़ें बदल गई हूँ, जब बजट बना था तो वो उस टाइम सिचुएशन अलग थी। अब कोविड के टाइम पर अगर किसी को बोल देता है कि नहीं नहीं आपने तो 100% शेयर आपने कहा था आप आगे बढ़ाओगे, मार्केट ही हिल गई पूरी, तो आप चीज कैसे बढ़ा रहे हो? अभी भी अगर हम मार्केट्स की बात करें, इकोनॉमीज जिस टाइम हिल जाती हैं, यू जस्ट कैन नॉट डू दैट। अब यहाँ से निकल कर आता है दूसरा पॉइंट, आपके पास में बिजनेस कंडीशंस इतनी जल्दी चेंज हो जाती हैं कि आप फ्यूचर एस्टिमेट बना तो लेते हो लेकिन वो रेलिवेंट नहीं रह जाती, और पर्सन या ह्यूमन एस्पेक्ट इज ऑफन निग्लेक्टेड। ये एक बड़ा इसका मेजर प्रॉब्लम है। आप पर्सनल टच को कैसे भूल सकते हो? प्रॉब्लम ये है वो भूल भी नहीं सकते, उसमें आप ना हर चीज पैसे में नहीं तोल सकते, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फर्दर। Some might consider budgetary control as blocks in their way of creativity and innovative skills. That is also a fact. मैंने बोला कि मेरे पास एक नया मेथड है सर, ट्राई करें, वो बोलेंगे नहीं सर, नहीं मेहर मैम मेरी बात सुनिए, पता है अपने पास ऑलरेडी बहुत खर्चा हो गया, इस साल हमको अलॉट ही इतना हुआ है, आप हमारी बात नहीं सुन रहे, और मैं बोलूंगी सर मेरे पास तरीका है, वो बोलेंगे नहीं मैम मेरी बात सुनिए, बजट दोबारा हिलाया, मेरे को मेरे प्रोफेशनल्स दोबारा बुलाने पड़ जाएंगे, अभी मैं उनको पैसे दे के हटाऊं, अभी मैं दोबारा नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक इनोवेशन है, मेरे पास एक क्रिएटिविटी है, लेकिन सब कुछ रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर उसको अप्लाई करवाया गया तो प्रॉब्लम है। तो ये ना बजटरी कंट्रोल कई बार ना ग्रोथ की बजाय हैम्पर ही कर देता है सब कुछ। फिर बारी आती है प्रोग्राम बजटिंग की। जब अगर कोई एक स्पेसिफिक, मान लीजिए मैंने ना मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ, जैसे कार लॉन्च होती है, कार लॉन्चिंग के अंदर वो आपका पूरा एक स्पेसिफिक एक्टिविटी या प्रोग्राम डिफाइन होगा ना, कार लॉन्च हो रही है जी हमारी, कहाँ पर लॉन्च हो रही है, फिर उसके अंदर हम किस सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं, और मीडिया कवरेज कैसे होने वाली है, उस इवेंट में कितना खर्चा आएगा, हमने एडवर्टाइजिंग कितनी करी है उसकी, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की भी अलग से बजटिंग की जाती है। मैंने आपको वही कहा था ना, बजट तो सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन का भी हो सकता है, इवेंट का भी हो सकता है, तो वो चीज़ें चलती हैं। देन कम्स परफॉर्मेंस बजटिंग। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर हम एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देन क्रिस्टलाइज कर देते हैं एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जॉब। वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग एंड देन वी आर लाइक कि परफॉर्मेंस के हिसाब से ये खर्चा आएगा। वाइडली यूज्ड इन द गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स तो करती है ना क्योंकि उनको फंड देने होते हैं। अब जिन जिन डिपार्टमेंट को फंड देने आपको पता होना चाहिए वो कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है अपनी परफॉर्मेंस में, कि वो पैसा डूबेगा कि कैसे जाना है। प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, यू लुक एट द परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स देन यू नो इनको और फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, या जो इनको फंडिंग दिया हुआ है वो भी वेस्ट जा रहा है। डिफिकल्टी इन करेक्टली सेग्रीगेटिंग द प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज, वो भी एक इशू रहता है कि यहाँ पर हमारे पास में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको डिफिकल्टी किस चीज़ में आती है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग देयर। ठीक है ना? देन हमारे पास आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट स्कीम, द रिजल्ट बीइंग अनमेजरेबल। आपका ना रिजल्ट इसमें सही बताऊं अनमेजरेबल हो जाता है कई बार, क्योंकि ना परफॉर्मेंस अगर इतनी इजी होती सेपरेट करनी तो बनानी या एंटिसिपेट करनी, तब सिनारियो बहुत ही अलग होते। ह्यूमंस एंड अगेन इकोनॉमीज आर नॉट इजी टू एंटिसिपेट, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंजिंग पार्ट ऑफ इट।
ठीक है ना। देन ZBB, जीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर हमारे पास होता क्या है, यहाँ पर जीरो बेस्ड बजटिंग में ना, अब जैसे ना इसमें मैं कोविड का एग्जांपल दे सकती हूँ। ZBB यानी जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या कहती है? जीरो बेस्ड बजटिंग कहती है कि ना ऑर्गेनाइजेशंस जो है, पुरानी जो भी सिचुएशन थी, ठीक है, जो भी पुरानी सिचुएशन थी उस सिचुएशन में आप क्या करो, हर बार क्या करते हैं सर, पिछले साल का जो भी बजट था उसके अंदर 10% इंक्रीज डाल दो, 12% इंक्रीज डाल दो, काम खत्म हो रहा है। तो ये चीज जो थी ना, ये बात कहीं ना कहीं हम उसको उठाते थे बेस में और अगले साल बना लेते थे। लेकिन कोविड एक ऐसा समय आया जब सब कुछ बदला, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तब सब कुछ बदला, जब एआईज आए तब सब कुछ बदल रहा है। तो आप ना प्रीवियस बजट जो है उसको बेस मानकर आने वाले ईयर्स के बजट को नहीं बना सकते। आपको वेरिएबल फैक्टर्स इंक्लूड करके एक बार तो सब कुछ पीछे छोड़कर नया बजट बनाना होगा। लेकिन ये नहीं कि हर साल आपने ऐसे सब कुछ पिछले वाले छोड़ देने हैं, नहीं। आप एक बार करोगे और कुछ साल ये चीज ऐसी ही चलेगी अनटिल अनलेस कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हर एक प्रोग्राम ये एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट नीड्स रैशनल फॉर इट्स इंक्लूजन, कब तक आप उसको इंक्लूड कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो आप पिछले वाली चीज में क्योंकि चला आ रहा है तो हम चलाएंगे, वो वाली चीज नहीं करनी। आपको चीजों को री एग्जामिन करना पड़ेगा, क्या अब रेलेवेंट है और क्या नहीं है, किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है। दिस वॉज एक्चुअली गिवन बाय पीटर पायर, और इसको ना यूएस गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट ने यूज किया था इन टर्म्स ऑफ जिम कार्टर की जो गवर्नमेंट थी ना, उनके अंडर उन्होंने इसका वो यूटिलाइजेशन डाली थी। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये पूरा जो मेथड है ZBB, ये करते हैं कि आप ना पुराना, पिछली बार क्या हुआ था जी, 10,000 का था, अब 12,000 कर दो। कहते हैं ऐसी बातें नहीं करनी, आप ये बताओ इस साल में अपना लगा कितना था पिछले साल के हिसाब से, हमारी आज की सिचुएशन में कितने रुपए और लगेंगे, उसके हिसाब से मोटा मोटा खुद बताओ मेरे को। अब वो बोलेगा कि सर देखिए आइडली ना अब ये चीज 8,000 पर पहुंच गई है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई। कहते ये हुई ना बात, अब आप इस बार का बजट ऐसे चलाओ, आप जीरो लेवल पर ले आओ, यानी आप मानो पीछे क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था उस पर डालो मिट्टी, और अब आप मेरे को करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर बजट बना कर दो। लेकिन ये वाली पूरी प्रोसेस समय लेती है, महंगी भी पड़ती है, तो ये हर बार नहीं की जाती। आप एक बार करोगे और आने वाले सालों में उसको डाल दोगे। इट एग्जामिन्स द ऑल्टरनेट एफिशिएंट मेथड्स ऑफ यूटिलाइजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन अटेनमेंट ऑफ सिलेक्टेड बेनिफिट। ये आपको हेल्प करता है, इट कॉम्प्लीमेंट्स द एग्जिस्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन बजटिंग। ये जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको कॉम्प्लीमेंट भी करता है ZBB। Here comes the question number 1 given in the book. ये एक्चुअली सॉरी ये ना PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है। By looking at the program budget we can easily find out which of the following: what is not being carried out, at what cost it is being carried out, and what are the expected results। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम बजटिंग की, ये किस चीज को देखता है? प्रोग्राम बजटिंग व्हाट इज नॉट बीइंग कैरिड आउट तो देख ही नहीं सकता। इसका हमने करना क्या है? जो इसमें पैसे की बात नहीं आ रही उसको नोट करके क्या मिलेगा? जो कैरी आउट कर रहे हो और जो रिजल्ट्स है वो तो आपका मानती हूँ बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। 1 तो बनता ही नहीं है, तो 1 इज समथिंग वील बी स्किपिंग फॉर श्योर। Then comes the next part, everyone. Second is the budget forms the basis of management to occasionally review the operations by comparing the actual financial quantitative performance with the budgeted one to know how the organization has been functioning. कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि बजट इस बेसिस पे बनाया जाता है टू ओकेजनली रिव्यू, कुछ कुछ टाइम बाद चीजें देखते रहना कि एक्चुअल में क्या था और क्वांटिटी हमारी परफॉर्मेंस की कैसी रहने वाली चाहिए, वो सब डिसाइड करते हैं और बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग। सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फंक्शन किए जा रहे हैं उनकी आपने एक बजट बनाई है। दिस मेक्स द होल प्रोसेस अ वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। ये एक इफेक्टिव टूल है, अभी हम पढ़कर आए थे। बजट अलग चीज है, उसको करने की प्रोसेस को क्या कहते थे? सेंसिटिविटी एनालिसिस।
नहीं, सेंसिटिविटी तो कहता है कि जैसे मैं आपको बोल दूं जी मैं डस्ट से सेंसिटिव हूँ, तो यानी मेरे को डस्ट एलर्जी है, तो वो मेरे को सेंसिटिविटी करती है। एक एलिमेंट आप देखोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का और वो बोलते हो कि अच्छा इसको ना प्राइस बढ़ाने पे, सेल्स की सेलिंग प्राइस बढ़ाने से ये हिट हो जाता है, तो ये सेंसिटिविटी है उसकी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपकी परफॉर्मेंस इवेलुएट करने का है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मतलब कल को होने क्या वाला है पैसों के बेसिस पर, उसको देखना है, ये एक ब्रॉडर टर्म है। तो ये तो बजट बनाना इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ budgetary control. Done? The answer is D, everyone. So this is it for the day. I hope ये particular session आपको बजट की पूरी information दे पाया है। अगर ये दे पाए तो प्लीज़ इस particular session को अपने peers के साथ share ज़रूर कीजिए, और अगर आप prepare कर रहे हैं and you are looking forward towards our courses, then please hurry up and check out our courses there. Let me take you to our website. ताकि अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा, जाना होगा हमारी वेबसाइट edutap.in पर। और जैसे ही आप edutap.in पर जाते हैं, यू कैन सी दिस पार्ट, यहाँ पर ना ऊपर कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पर आप GIB पे टाइप कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये रहा हमारा कंप्लीट मास्टर कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है, हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और हमारे मास्टर कोर्स भी है यहाँ पर। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू यूज द कोड JIB80 एंड यू कैन बाय एनी ऑफ दीज। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लाइव क्लासेस मिलती है, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, कंसेप्ट क्लासेस भी मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, लाइव मिलेंगी जस्ट पेपर से पहले, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, फुल लेंथ भी और चैप्टर वाइज भी। अगेन अगर आप टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली बाय ओनली द टेस्ट सीरीज एज वेल। आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लेने हैं, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल you need to look forward to when you're preparing for our courses there. Thank you so much for being there, everyone. Prepare well and keep on learning. Thank you. Bye bye and take care. और हाँ, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो don't forget to use the specific codes to get the maximum benefit. Thank you.